जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू टम जी टीचिंग्स। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में दें और सबसे ज़रूरी पढ़ाई पे ध्यान दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 2 के तमाम टॉपिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस टॉपिक से किस तरह की फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस को देखेंगे ताकि जब भी आप रिवीजन करना चाहें तो आप इस वीडियो को देखें और आपको चैप्टर 2 क्लियर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 2 के स्टार्ट में क्या था? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स दैट कॉजेज द मोशन। इसका मतलब है कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनकी मोशन का कॉज क्या है, उनकी फोर्स क्या लगती है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है जी, हमारे चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है। तो जो काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है कि स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरिंग टू द फोर्स दैट कॉजेज इट। मतलब वो तमाम फोर्स जो किसी भी तरह के मोशन को कॉज करती है, हमने उसको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, काइनेमेटिक्स। ठीक है जी। डायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। पहले तो आपने देखना है कि भाई स्टडी ऑफ फोर्स की कौन सी फोर्स है जिससे मोशन प्रोड्यूस हुआ। फिर आपने ये भी देखना है कि उस मोशन का ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या असर हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। स्केलर्स होता क्या? स्केलर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो काम चल जाता है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम। जबकि वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। मैं इनकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स देके आपको जरूर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। हमारे पास जो एडिशन ऑफ स्केलर्स है ना, आपने इसमें याद रखना है कि ये इजीली अरिथमेटिक ऑपरेशन से मैथ सॉल्व करते हैं उसका सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड जरूरी है। लेकिन जहाँ पे वेक्टर्स की बात आएगी वहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, वेट। इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स किसके थ्रू होती है? हेड टू टेल रूल। ठीक है जी। अब हेड टू टेल रूल आपके बुक में यहाँ पे एक्सप्लेन है, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतरीन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है जी। हेड टू टेल रूल के बस आपने 2 पॉइंट्स याद रखने के, आपको कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आप बस 2 पॉइंट लिख दिएगा। हेड ऑफ वन वेक्टर कंसाइड विद द टेल ऑफ अनदर वेक्टर। आपके जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास एक वेक्टर यू है, एक वी है, ये आपके बुक में गिवन ही मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए लिखा है। ठीक है जी। एक वेक्टर का जो हेड होगा ना, उसको आपने हमेशा दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड करवाना है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के साथ टेल मिले रिजल्टेंट वेक्टर की, और जो दूसरा वेक्टर है, लास्ट वेक्टर है, उसके साथ क्या मिले? रिजल्टेंट वेक्टर का हेड। इससे क्या होगा? हम वेक्टर्स की एडिशन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, सिंबॉलिकली भी कर सकते हैं। सिंबॉलिकली जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट बुक्स में या प्रिंटेड फॉर्म से लिखे होते हैं, तो वेक्टर्स या तो बोल्डली लिखे होते हैं या इटैलिक राइटिंग में लिखे होते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब मैं आपको कहूँ कि आपने हैंड रिटन इटैलिक्स लिखे, तो आप क्या करोगे कि उसके जो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है, उसके सिंबल्स है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? छोटा सा एरो हेड डाल देते हैं। ठीक है, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है कि डोनेटेड विद अ स्मॉल एरो हेड। ठीक है। अब अगर ग्राफिकली की बात करें ना, ग्राफिकली, तो आपने याद रखना है कि हमेशा ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, और उस स्ट्रेट लाइन के आगे क्या होता है? एरो हेड। ठीक है जी। जो उस लाइन की लेंथ होती है ना, वो आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताती है, लेकिन जो उस लाइन की डायरेक्शन होती है ना, वो आपको क्या बताती है? वेक्टर्स की डायरेक्शन बताती है। अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 2 परपेंडिकुलर लाइंस, एक आपके पास एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। ईस्ट और वेस्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। नॉर्थ और साउथ क्या है? वर्टिकल लाइन है। ठीक है जी। जो मिडिल पॉइंट है जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है जी। अब इस ओरिजिन के ऊपर हमेशा जो है ना वेक्टर की डायरेक्शन बताई जाएगी, वो लाइन जिसके ऊपर एरो हेड है। आपने याद रखना है ये पॉइंट्स आपके। वेक्टर्स आर ड्रॉन एट ओरिजिन। वेक्टर्स हमेशा किस पे ड्रॉ होंगे? ओरिजिन पे। एक्सटेंडेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जिस भी डायरेक्शन की तरफ आपका वेक्टर आपको इशारा करेगा, आपने उस तरह स्कोर करना है, एक्सप्लेन। ठीक है। डायरेक्शन इज डिफाइंड। हमेशा डायरेक्शन को एंगल की फॉर्म में आपने एक्सप्लेन करना है। देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है ना, आपको मैं कहती हूँ जी आपने इसको एंगल्स की फॉर्म में करना है। ठीक है। आपको मैं कहती हूँ जी आपने यहाँ पे क्या बनाना है? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है। आपने एक बात नोट की होगी कि एक्स एक्सिस पे जब एंगल बनेगा ना, तो हमेशा राइट साइड पे बनेगा। एक्स एक्सिस के राइट साइड पॉजिटिव, और वो कहाँ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये क्या लिखा है? एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और किस डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके।
जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर। आपने याद रखा रिजल्टेंट ऑफ फैक्टर इज एक्चुअली द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ठीक है जी, इसका वही इफेक्ट है अगर कुछ वेक्टर्स इंडिविजुअली काम करें लेकिन इकट्ठे काम करें। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज डन थ्रू द हेड टू टेल रूल। ठीक है जी, आपके पास दो वेक्टर्स है, आपके पास वेक्टर यू है, एक क्या है? वी है। ठीक है जी, अब देखिए आपके पास जो यू वेक्टर है ना, यू स्टूडेंट्स, उसका जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर यू है, सेकंड वेक्टर वी है। फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल के साथ मिल रहा है। ठीक है जी, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ मिल रहा है और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिल रहा है। यही आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है जी, the head of one line coincide with the tail of another, head of one line coincide with the tail of another and the head of another line। ठीक है जी, अब देखिए जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की किससे मिल रहा है? टेल से। ठीक है, और सेकंड वेक्टर किससे मिल रहा है? हेड से। ओके, अगला क्या है कि आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आपके बुक में क्या गिवन है कि आपके पास दो वेक्टर्स है, एक v1 है एक v2 है। v1 का मैग्नीट्यूड क्या है? 300 न्यूटन और एंगल क्या है? 30 डिग्री। v2 का मैग्नीट्यूड क्या है? 400 न्यूटन और एंगल क्या है? 60 डिग्री। उन्होंने आपको स्केल बता दिया कि 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 300 न्यूटन स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर के। ओके, और 400 न्यूटन स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के। ओके, अब देखिए इसके थ्रू उन्होंने बना लिया कि आपका 300 न्यूटन किसके इक्वल हो गया? 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे? 3 सेंटीमीटर की लाइन और 30 डिग्री का एंगल। 400 न्यूटन किसके इक्वल हो गया? 4 सेंटीमीटर के। आप देखिए क्या ड्रॉ करोगे? 4 सेंटीमीटर की लाइन और 60 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, ये तो समझ आ गई। लेकिन जब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता है ना स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने याद रखना है कि आप इधर क्या करोगे? 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे और 3 सेंटीमीटर की लाइन। ओके स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने की पहला रूल। अब आपने क्या करना है? ये जो आपका 4 सेंटीमीटर की लाइन है ना, यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ करना है। पहले आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर इमेजिनरी लाइन लगाती हूँ, इधर मेरा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ और 4 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लगाएंगे इस तरह से। ओके, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब मैंने इसका क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ से जाऊंगी ऐसे, और ये मेरा क्या बन गया? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर? मैं इसको क्या करूंगी? मेजर करूंगी। जब मैं इसको मेजर करूंगी मेरा क्या आ जाएगा? 6.8 सेंटीमीटर। और एंगल को जब मैं यहाँ से होल मेजर करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 49 डिग्री। ठीक है, चलिए 49 डिग्री एंगल आ जाएगा तो मैं क्या लिखूंगी कि इस स्केल के हिसाब से जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आया? 6.8 सेंटीमीटर आया। इसको मैं स्केल के मतलब सेंटीमीटर किस में चेंज कर दूंगी? 100 न्यूटन के अंदर। तो मेरा क्या आ जाएगा? 680 न्यूटन मेरा क्या आया जी? यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास यहाँ पे जी एंगल आया है वो क्या आया? 49 डिग्री। तो आपने याद रखना है कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक का मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन है, एंगल क्या है? 30 और 60। तो जब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना है? 680 न्यूटन और एंगल क्या आया? स्टूडेंट्स 49 डिग्री। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेस्ट एंड मोशन है। ये हमारे चैप्टर का वेरी इजी वेरी बेसिक टॉपिक है। ठीक है जी, इसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि रेस्ट पे क्या होता है? इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो बाइक के ऊपर बैठा हुआ है स्टिल रोड पे, और इसकी सराउंडिंग पे कोई ट्री है या कोई बिल्डिंग है वो मूव नहीं कर रही और वो बाइक भी मूव नहीं कर रही, यानी अपने सराउंडिंग के हिसाब से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो मैं क्या कहूँगी कि ये बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन एक मोटरसाइकिल जो है उसने बाइक स्टार्ट किया, मतलब वो जा रहा है, तो अपने सराउंडिंग यानी बिल्डिंग ट्री कार जो खड़ी हुई है उसके हिसाब से उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो मैं क्या कहूँगी कि वो मोटरसाइकिल जो है वो किस पे है? मोशन पे है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ? इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी एट मोशन। ठीक है जी, एग्जाम्पल इफ द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स ड्राइविंग, अगर वो स्टिल खड़ा है तो वो क्या है? रेस्ट है। अगर वो चल पड़ा तो वो क्या है? मोशन है। ठीक है जी, अब तो एक बात है, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी ये आपस में रिलेटिव है, रेस्ट और मोशन। किस तरह से रिलेटिव है?
अगर एक पर्सन है, यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, मीनिंग दैट दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से, ठीक है जी। अगर एक इंसान है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, जो ट्रेन के अंदर वाले दूसरे पैसेंजर्स हैं उनके हिसाब से वो सब क्या है, किस पे है, वो सब है जी रेस्ट पे, क्योंकि वो तो खुद मूव नहीं करे। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, जो बाहर से खड़े होकर ट्रेन को देख रहा है, उसके मुताबिक वो सब क्या है, मोशन पे, क्योंकि वो सब मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर है उसके माइंड के, उसकी सोच के रेफरेंस के हिसाब से रेस्ट और मोशन आपस में क्या है, रिलेटिव है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सी टाइप्स ऑफ मोशन दिखाई देती है अपनी ज़िंदगी में। अगर मैं मेनली टाइप्स की बात करूँ तो हमारे पास जो बेसिक 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी स्टूडेंट्स। जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम बेसिक जो 3 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन हम देखते हैं एवरी पार्टिकल्स मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, यानी हर बॉडी का, एक बॉडी का जो हर पार्टिकल है ना, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे मोशन ऑफ अ ट्रेन और कार, अगर एक गाड़ी है या अगर एक ट्रेन है तो उसका जो पूरा मतलब एक बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर बैठे हुए लोग हैं, उसके अंदर चीज़ें हैं, हर चीज़ इकट्ठी मूव करेगी, ठीक है। अगली क्या है हमारे पास, रोटेटरी मोशन, द बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। इसकी एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ फैन और मोशन ऑफ साइकिल व्हील। जबकि वाइब्रेटरी मोशन है, बॉडी रिपीट्स टू एंड फ्रो मोशन, जैसे पेंडुलम होता है ऐसे ऐसे जाई जा रहा है, और मोशन ऑफ स्विंग, जैसे हम स्विंग्स लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन। पहले तो आपने ट्रांसलेटरी मोशन के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है कि हर बॉडी का पार्टिकल उसके साथ मूवमेंट करेगा, ठीक है जी। अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, इसको मैं क्या कहूँगी, लीनियर मोशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से नीचे फेंक किया, या फिर एरोप्लेन जो एयर में या हवा में उसको ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास, रैंडम मोशन, कोई भी इरेगुलर पाथ है, लेकिन याद रखना है कि एक बॉडी जो मूव हो रही है उसके अंदर सारे पार्टिकल्स उसके साथ मूव कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की ही फर्दर टाइप्स है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ बीज, आंट्स, कोई भी चीज़ जो किसी कोई प्रॉपर उनके पास पाथ नहीं है बल्कि वो इरेगुलर मोशन में मूव कर रही है, या मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। थर्ड वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है जी, मोशन ऑफ द बॉडी लॉन्ग अ सर्कल, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल है, उसको आपने रस्सी के आगे वाले पार्ट से बांधा है, उसको आप ऐसे 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 हिला रहे हो, तो हमेशा वो किस में घूमेगी, सर्कुलर मोशन में। या आपका जो अर्थ है वो सन के गिर्द घूमती है, किस में घूमती है, सर्कुलर मोशन में। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज एक्चुअली द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब है कि इसको सिर्फ किसकी जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की। अब देखें जो एक्चुअल पाथ होगा ना किसी मोशन का, वो क्या है, उसका डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पॉइंट ए से जाते हैं, पॉइंट ए आपका लाहौर है और पॉइंट बी क्या है, मुल्तान है, ठीक है। अब देखें जो पॉइंट ए से बी आपने डिस्टेंस कवर किया रास्ते में, जो भी टर्न्स लिए हैं, जो भी किया है, वो क्या है आपके पास, डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, 320 किलोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं हमारे पास है जी यहाँ पे एक कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किसी जरूरत पड़ी थी, मैग्नीट्यूड की। अब आपको उसने क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल। अब देखो यहाँ पे आपने रास्ते में बहुत टर्न्स वगैरह लिए थे, ये तो कंफर्म नहीं है कि आप जिस रास्ते से गए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो है जो डायरेक्ट आपको पहुंचाए, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका मेजर करके आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे 280 किलोमीटर मेरा मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन क्या है, इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने याद रखना है फर्दर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को ही लेके अगर हम चलें तो हमारे पास 2 क्वांटिटीज आती है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस को यूनिट टाइम में जब मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, स्पीड, ठीक है जी। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, तो हम लिख सकते हैं इधर v इज इक्वल एस ओवर टी। इसको हम चेंज करके इसका भी कर सकते हैं, डिस्टेंस का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, वेरी वेरी यूजफुल। अब देखें इसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट मीटर,
टाइम क्या होता है, सेकंड, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है। आपने याद रखना, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। आपका जो 2.6 या 2.4 न्यूमेरिकल है, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया था, D1 प्लस D2, T1 प्लस T2। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तमजीद टीचिंग्स की प्लेलिस्ट में जाकर 9th क्लास की कंप्लीट न्यूमेरिकल्स अपलोडेड है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ गया। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने याद रखना है, वेलोसिटी इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम। अब जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और स्पीड को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से स्टूडेंट्स। तो आपने याद रखना है कि जो स्पीड है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। लेकिन आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का सेम यूनिट होता है। अगर डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम है तो ऑफकोर्स वेलोसिटी का और स्पीड का यूनिट क्या है, सेम है, मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब वेलोसिटी के बारे में जो दो बातें लिखी हुई थी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर स्पीड और डायरेक्शन, एक कोई भी मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी या चेंज नहीं होगी तो वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगी तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। आपने याद रखना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करी होगी तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कोई मूविंग बॉडी है, कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, अगर वो दूसरी व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश करी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, जब ब्रेक्स अप्लाई की जाएंगी किसी भी व्हीकल को स्लो डाउन करने के लिए, वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डिसलेशन भी कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन से पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन एंड डिसलेशन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन के एन मुताबिक एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी। अब जो हमारी एक्सेलरेशन है ना, वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकती है स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अगर किसी भी टाइम किसी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो ग्राफ है ना, ग्राफ उसने आपको क्या कहा है कि एक ऐसी डायग्राम है जिसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये हमारे पास ग्राफ बनता है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, ये क्या है, साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो है ना, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो पूरा रिलेशन होता है ना, उसको जाहिर करने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मोस्टली ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ होता है, तो इसमें इक्वली स्पेस्ड आपके से लाइंस होती हैं, बॉक्सेस होती हैं, उसके ऊपर आप अपना पहले सबसे पहले स्केल ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। इन दोनों की जो पॉइंट्स की दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर आपस में मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी कॉमन, इसको क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास ग्राफ में जो दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है उसमें हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ रखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों में ही जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इसलिए हम उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और जो है डिस्टेंस या स्पीड वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो हम उसको किस पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी, पहले उसने आपको बता दिया कि हाउ टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने क्या किया, उसने क्या कहा, प्लेस टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एंड डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस क्योंकि क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है जी। अब उसने कहा कि आपने एक सूटेबल स्केल सोच लेना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दी, आपको जो ईजी लगता है आपने वो करना, ठीक है। एक जो मिनट है उसको उसने कहा जी एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो आप 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर लो, जबकि जो हमारे पास वाई एक्सिस उस पर क्या डिस्टेंस है, आप 1.2 किलोमीटर को किसके इक्वल कर लो, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आप मार्क करो वैल्यूज जो भी आपको टेबल गिवन है उसके हिसाब से। प्रैक्टिकल का काम है वैसे, लेकिन आपको मैं समझा रही थी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नया सिलेबस है, हमें कुछ नहीं पता कहाँ से बोर्ड वाला कुछ भी MCQs के कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को मार्क करना है बारी बारी अपने टेबल के हिसाब से, और सारी लाइंस को, पॉइंट्स को आपस में जोड़ के स्ट्रेट लाइन या कर्व जो भी बनेगा आपने बना लेना है, ठीक है जी। अब जो मेन जी स्टूडेंट्स, तो ग्रेडियंट है ना, आपने देखना है कि जो ग्रेडियंट है ये एरिया अंडर ग्राफ,
उसने कहा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ है वो किसके इक्वल है, स्पीड के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ये क्या गिवन है, एस डिस्टेंस वाई एक्सिस और ये क्या गिवन है, टाइम। ठीक है, आपने याद रखना स्लॉप का फॉर्मूला। स्लॉप में उसने क्या बताया था, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम। जब आप चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड के। ठीक है, तो ये बात सही हो गई ना कि ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ठीक है, यानी मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूँ, वाई से, ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है। तो आपने याद रखना है कि चेंज इन स्पीड हो गया, ठीक है, चेंज इन स्पीड है तो यहाँ पे आपने याद रखना है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, चेंज वेलोसिटी हो गया v, और आपने याद रखना है वेलोसिटी और स्पीड जो है वो सेम v से रिप्रेजेंट होता है, इनकी यूनिट भी सेम है। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल रहती है, एक्सेलरेशन के। स्टूडेंट्स किसके इक्वल रहती है, एक्सेलरेशन के। स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 इक्वेशंस यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये आपने तीनों इक्वेशंस अच्छी तरह याद रखनी है। जब पहली वाली बुक थी उसमें क्या होता था कि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, मगर इन्होंने यहाँ पे वो डेरिवेशंस निकाल दी हैं। तो आपको इक्वेशंस याद रखनी है क्योंकि आपके इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं तो कहूँगी सारे न्यूमेरिकल्स हैं किसी ना किसी फॉर्म में यही 3 इक्वेशन इस्तेमाल हुई हैं। पहले इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2a एस इज इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने फ्री फॉल एक्सेलरेशन का जिक्र करना है तो अगर कोई भी चीज़ आप हाइट से नीचे फेंकेंगे तो वो एक्सेलरेशन जो ए होती है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, जब भी कोई भी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी ना स्ट्रेट लाइन में तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये बॉडी जो है वो नीचे से ऊपर जाएगी, आप कह रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड अगर आएगी तो हमारे पास क्या होगी जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर नीचे से ऊपर इस तरह जाएगी, ऊपर आपको चीज़ ऊपर फेंक रहे थे, बॉल फेंक रहे हो, तो वो क्या होगा जी, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जब हमारी फ्री फॉल एक्सेलरेशन की बात आएगी तो हमारी जो तीनों इक्वेशंस थी उसमें ए जो है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, और डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे, हाइट से। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों इक्वेशन इस तरह हो जाएंगी। अब देखो ये 3 रूल्स हैं, ये आपने याद रखनी है। अगर कोई भी बॉडी हाइट से गिरेगी ना, ऊपर से नीचे आएगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों, ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। ठीक है, अगर क्वांटिटीज जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की है ना, आपने याद रखनी है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो +10, नीचे से ऊपर जाएगा तो -10। ये देखें ना, द क्वांटिटीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। और जब फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर यानी वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट भी आगे आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। स्टूडेंट्स, तमाम न्यूमेरिकल हमारे यूट्यूब चैनल तमजीद टीचिंग से अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।